गुड इवनिंग सर। गुड इवनिंग भाई, आवाज आ रही है? गुड इवनिंग, सबको आवाज आ रही है? यस सर। चलो, तो आज हम लोग बात कर लेते हैं बॉयंसी की। बॉयंट फोर्स। सर लास्ट क्लास में आपने एक होमवर्क दिया था लेकिन वो हुआ नहीं। क्या फिर टोटल लास्ट में मैंने होमवर्क दिया था वो हुआ नहीं? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वाला है ना? हाइड्रोस्टैटिक पैराडॉक्स वाला ना? हाँ सर। चलो उसको मैं एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। देखो सिंपल है वो तो। अब ऐसे देखो कि अगर हमारा कंटेनर ये है, सही ना, इसमें पानी भर देते हैं। अब ये देखना कि इस कंटेनर की वॉल्स पे पानी जो है वो परपेंडिकुलरली ऐसे प्रेशर लगा रहा होगा ना। प्रेशर हमेशा परपेंडिकुलर टू सरफेस लगता है ना। तो जो ये वॉल्स होंगी ये भी तो पानी को इस तरीके से प्रेशर लगा रही होंगी। ये समझ सकते हो आप? यस। अच्छा, इन सारी फोर्सेस का, इस सारे जो फोर्स लग रही हैं परपेंडिकुलर डायरेक्शन में, इन सब का एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ आ रहा है कि नहीं आ रहा है? इन सब का एक वर्टिकल कंपोनेंट ऊपर की तरफ होगा कि नहीं होगा? यस होगा ना। तो अब जो मैं इक्वेशन लिख रहा हूँ वो ध्यान से देखना। ये है फोर्स बाय द बॉटम। ये तो हम जानते हैं कैसे कैलकुलेट करना है ना। प्लस वर्टिकल फोर्स, वर्टिकल फोर्स कंपोनेंट कह सकते हो आप इसको, बाय द साइड्स, बाय द साइड्स। ये मिलकर किसको बैलेंस कर रहे हैं? बोलो भाई। वेट ऑफ द लिक्विड को है ना, वेट ऑफ द फ्लूइड। ये सही है कि नहीं? सर एटमॉस्फेरिक प्रेशर तो कट जाएगा ना बेटा। देखो यहाँ जितना एटमॉस्फेरिक प्रेशर लग रहा है उतना ही यहाँ भी तो लग रहा है। यस सर। तो कट जाता है ना भाई। पी एटमॉस्फेरिक यहाँ और पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच रो जी यहाँ, तो जो नेट हुआ वो तो कट गया ना इन दोनों का। यस सर। ठीक है, तो ये वाली इक्वेशन एक बार अच्छे से देख लो, फिर असली जादू इसी के बाद होना है। ठीक, अब इमेजिन करो कि ये कंटेनर अगर सिर्फ इतना होता, मैं इसको लाल कलर से बना देता हूँ। अगर ये कंटेनर सिर्फ इतना होता, ठीक है, तो जो मैं कह रहा हूं उस बात को समझना अच्छे से कि फोर्स बाय द बॉटम जो है, फोर्स बाय द बॉटम इक्वल टू वेट ऑफ द फ्लूइड इन द रेड कंटेनर, इन द रेड कंटेनर। होता कि नहीं होता बताओ? यस सर। होता ना। अगर मेरे को इस शेप का एक कंटेनर होता, इतने ही एरिया का और इतने ही हाइट तक पानी से भरा हुआ, तो उसमें जितना पानी भरा होता वो उसका सिर्फ इस बॉटम से आने वाले फोर्स से ही वेट बैलेंस हो जाता। साइड तो हॉरिजॉन्टल फोर्स लगाएंगी, उसका तो वर्टिकल कंपोनेंट है ही नहीं कोई। यस। इसका मतलब ये हुआ कि यहाँ फोर्स बाय द बॉटम को मैं किससे रिप्लेस कर सकता हूँ? वेट ऑफ फ्लूइड इन द रेड कंटेनर से कर सकता हूँ। ये बात ठीक है ना। अच्छा, फिर एक काम कर लेता हूँ मैं, यहाँ पे मैं इस वाले पोर्शन को ग्रीन कह देता हूँ। ये पोर्शन जो है हमारा, ये ग्रीन है, ये है ग्रीन।
तो इस लॉजिक से मुझे बताओ, क्या मैं ऐसा कह सकता हूं कि फोर्स बाय द साइड्स इज इक्वल टू वेट ऑफ ग्रीन पार्ट? आना बोलो। देखो, ब्लू पार्ट ये है, रेड पार्ट ये है। ब्लू में से रेड माइनस कर दें तो क्या बचता है? ग्रीन। ग्रीन बचता है ना। तो फोर्स बाय द बॉटम तो रेड हो गया, ये वहां जाके पूरा वेट ऑफ द फ्लूइड यानी ब्लू में से माइनस हो जाएगा। तो वर्टिकल फोर्स बाय द साइड्स किसके बराबर आएगी? मैं यहाँ वर्टिकल लिख भी देता हूँ ताकि कंफ्यूजन नहीं है। वर्टिकल फोर्स बाय द साइड्स इक्वल टू वेट ऑफ द ग्रीन पार्ट। बोलो, ठीक है ना? हाँ। अच्छा, अब मैं बताऊँ, अगर इसी लॉजिक को हम ऐसे कहें, हमारा कंटेनर ऐसा होता, मान लो हमारा कंटेनर ऐसा होता, मान लो ऐसा, ठीक है जी, थोड़ा कुछ ज्यादा ही अजीब बन गया, इसको ऐसा बना लेते हैं। बन तो भी नहीं पा रहा है, लेकिन ठीक है, मतलब जो मैं कहना चाह रहा हूँ समझो। अब इसमें से इतना हिस्सा निकाल देते हैं, ये वाला है ना, थोड़ा सा और इसको बेटर बनाओ भी, यहाँ आके मिलाता हूँ ताकि ये साइड्स पे आके मिले, ऐसे है ना, ऐसे टेढ़ा है ये बिल्कुल। तो अब मुझे बताओ कि ये वाली साइड और ये वाली साइड ने जो वर्टिकल फोर्स लगाया वो कितने वेट ऑफ वाटर के बराबर होगा जो इस हिस्से में भरा होगा पानी? मानते हो इस बात को? हाँ, यस। समझ गए ना? तो ये जादू हम कभी भी कर सकते हैं। अच्छा, यही मान लो हमारा कंटेनर ऐसा होता, ऐसा, ठीक है? तो इसमें ब्लू ग्रीन और रेड का खेल खेलते हैं हम पहले। इस बार कौन सा पानी ज्यादा मास का है, रेड या ब्लू? रेड इस बार ज्यादा है। देखो, ये अगर बनाए हुए पूरा कंटेनर तो रेड का मास ज्यादा आएगा, ब्लू का मास कम आएगा। ब्लू ये वाला है जो इस पोर्शन के अंदर है, ठीक है ना? अच्छा, दूसरी बात अप्रिशिएट करना है, इस बार जो दीवारें फोर्स लगाएंगी वो नीचे की तरफ लगाएंगी। तो इस बार दीवारें ऐसे फोर्स लगाएंगी ना, तो इसका मतलब ये हुआ फोर्स बाय द वॉल्स प्लस ब्लू मिलके रेड के बराबर होगा। यस। तो इसका मतलब फोर्स बाय द वॉल्स किसके बराबर हो गया? सर इसमें प्लस ब्लू कौन से वाले को दिया है? ब्लू बेटा ये वाला है। मैं ब्लू को कैसे मार्क करूं? ब्लू को मैं वर्टिकल लाइन से मार्क कर देता हूँ, ठीक है ना? वर्टिकल लाइन ये से कौन वाले उसके ये अंदर ऐसा है ना, हाँ, ये वाला हिस्सा जो है ना, दिस इज ब्लू, ये पूरा इज रेड। तो ये जो पोर्शन बचा है इसको ग्रीन कह सकते हो आप, ये वाले पोर्शन। समझ गए बात? सर, तो ग्रीन प्लस ब्लू इक्वल्स टू रेड होगा ना? हाँ, तो ग्रीन प्लस ब्लू इक्वल टू रेड है ना। तो हमें तो फोर्स बाय द वॉल चाहिए ना, तो फोर्स बाय द वॉल रेड माइनस ब्लू हो गया, है ना? यानी अभी भी फोर्स बाय द वॉल्स ग्रीन ही आ रहा है। पिछली बार भी फोर्स बाय द वॉल्स ग्रीन आ रहा था, इस बार भी ग्रीन आ रहा है। फर्क क्या है? पिछली बार वो अपवर्ड लग रहा था, इस बार कैसे लग रहा है? डाउनवर्ड। डाउनवर्ड लग रहा है। ये बात समझ सर जाओगे? फिर एमजी को बैलेंस कौन करेगा इस बार? कौन से एमजी को बेटा? किसके एमजी को? सर फ्लूइड के। जो देखो कंटेनर का फ्लूइड है ना, कंटेनर का फ्लूइड, उसका वेट की इक्वेशन क्या है? वो तो ब्लू है ना, ब्लू। हाँ सर। तो इस बार फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है, फोर्स जो डाउनवर्ड लग रहा है वॉल से प्लस वेट ऑफ द फ्लूइड, वो मिलके यहां से आने वाले प्रेशर से बैलेंस हो रहा है ना। ओके सर। समझ गए ना? देखो, जब क्या होता है, हमारा जो कंटेनर का ऊपर का एरिया होता है वो नीचे के एरिया से ज्यादा हो, यानी ये वाली कंडीशन हो जो हमने पहले ली थी, उस केस में वॉल्स का फोर्स
प्लस डाउनवर्ड फोर्स मिलकर वेट को बैलेंस करते हैं। बोलो हाँ। जब Yes, sir. कंटेनर इस शेप का हो तो वॉल से आने वाला फोर्स प्लस बॉटम से आने वाला फोर्स सब इस पानी के वेट को बैलेंस करते हैं, समझ रहे हो? यस सर। लेकिन अगर कंटेनर इस शेप का हो तो पानी का वेट तो हो गया कम अब, क्योंकि कंटेनर देखो ऐसा हो गया, है ना? हाँ तो वॉल्स का फोर्स प्लस पानी का वेट मिलकर किसको बैलेंस करते हैं? बॉटम पे लगने वाले फोर्स को बैलेंस करते हैं। सर कोई अनबैलेंस्ड कंडीशन हो सकती है? नहीं होती बेटा, होगी तो वो कंटेनर गिर जाएगा ना। हाँ सर, अगर होगी तो कैसे होगी वही पूछ रही। नहीं, अनबैलेंस होगी तो कंटेनर ही नहीं टिकेगा ना, वो तो गिर जाएगा, टॉपल कर जाएगा। मतलब सर हम किसी तरीके से कोई अनबैलेंस सिचुएशन नहीं बना सकते? यार कंटेनर, ऐसा कंटेनर अगर बनाओगे जिसमें ऊपर प्रेशर ज्यादा हो तो टॉपल कर जाएगा ना वो। हाँ सर, मेरे को वही जानना मैं कौन सा अगर होगा। मान लो ऐसा कंटेनर कोई बना दें हम, लेट से ना हमारे पास एक कंटेनर है ऐसा, फिर उसके बाद उसका शेप ऐसे बना दें हम, ऐसे 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 करके, ये है ना। जब आप इसको भरना शुरू करोगे ना तो एक पॉइंट ऐसा आएगा जब ये टिप ओवर कर जाएगा, ऐसे टॉपल कर जाएगा। इधर चला हो जाएगा। नहीं, इधर उधर नहीं जाएगा, एक तरफ झुक जाएगा, जिधर भी टॉर्क लग रहा होगा उधर झुक जाएगा वो। यस सर। समझ गए ना? मेरा सर एक क्वेश्चन है कि वाली जो कंटेनर है, जो बैलेंस्ड है, इसमें जो ब्लू है, ब्लू का वेट तो ज्यादा होगा ना रेड से? कौन से वाले में? ये जो ब्लू ये लाइनिंग्स वाले है। में? हाँ हाँ नहीं सर। नहीं, इसमें रेड का वेट ज्यादा है, ब्लू नहीं का सर, वेट रेड कम के है। अंदर ब्लू है। रेड के अंदर ब्लू है, बिल्कुल ना, तो ऑब्वियसली रेड का वेट जो है वो ब्लू से ज्यादा है ना। ओके 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 सर। इस वाले में देखना, इस वाले में क्या है, ब्लू के अंदर रेड है, ये हिस्सा रेड पार्ट है, रेड ये ओके वाला। सर। तो ब्लू इज मोर, रेड इज लेस। यस सर। अच्छा, इसको अब एक सिंपल लॉजिक से समझ लो। लॉजिक तो क्या कहेंगे, सिंपल है ना, एक हेल्प हो जाएगी याद रखने में कि अगर आपका कंटेनर सीधा नहीं है, मतलब सीधा कैसा कि ऊपर नीचे का एरिया सेम, दीवारें वर्टिकल, अगर आपका कंटेनर ऐसा नहीं है, उसके बाद चाहे वो कैसा भी है, चाहे वो ऐसा हो सकता है, चाहे वो ऐसा हो सकता है, ये बात ठीक है ना। इन दोनों ही केस में आपके पास एक मास डेफिसिट है। क्या है? क्या है? मास डेफिसिट। मास डेफिसिट। मास डेफिसिट का मतलब क्या हुआ कि अगर आपका शेप ये है, देखो, तो मास डेफिसिट क्या है? बड़ा वाला मास माइनस छोटा वाला मास। पक्की बात? हाँ। अच्छा, अगर आपका शेप ये है कंटेनर का, तो भी एक मास डेफिसिट है, यानी कि ये वाला मास माइनस ये वाला मास। मानते हो इस बात को? दोनों ही केस में जो मास डेफिसिट है वो फोर्स बाय द वॉल्स के बराबर है। बस आपको ये सोचना है कि वो फोर्स बाय द वॉल्स डाउनवर्ड लगना है कि अपवर्ड लगना है। बैठने दो बात अच्छे से, बैठ रही दिमाग में। दोनों ही केस में सॉरी, फोर्स बाय द वॉल से तो फोर्स बाय द वॉल्स जो है, वर्टिकल फोर्स, वो हमेशा मास डेफिसिट के इक्वल है। मास डेफिसिट यानी जितना मास डेफिसिट आ रहा है उसको जी से मल्टीप्लाई कर दो। तो वेट ऑफ द मास डेफिसिट के बराबर फोर्स वॉल्स लगाती हैं। बस डाउनवर्ड लगा रही हैं कि अपवर्ड, वो आपको सोचना है। जैसे अगर कंटेनर इस शेप का है तो वो वॉल्स कैसा फोर्स लगा रही हैं? अपवर्ड। अपवर्ड ऐसे लगा रही हैं। और अगर कंटेनर इस शेप का है तो वॉल्स कैसा फोर्स लगा रही हैं? डाउनवर्ड लगा रही हैं। बस। सर मेरे को एक चीज और पूछनी। हम्म। सर दोबारा वो मतलब टॉपिक से रिलेटेड है लेकिन बहुत ज्यादा रिलेटेड नहीं है। अच्छा चलो। सर जैसे वो पिछली क्लास में वो हम एक एग्जांपल ले रहे थे जिसमें आपने कहा था ना सर कि बस मैं मतलब उसमें पानी हमने रखा हुआ है लेकिन वो कंटेनर नहीं है, बस वो शेप मेंटेन कर रहा है अपनी किसी तरीके से, मतलब इमेजिनरी जो हमने कंडीशन ली थी। तो सर उसमें जैसे हम कहते हैं कि वाटर की कोई शेप नहीं होती, मतलब सही जिस बात भी कंटेनर में रखते हैं वो उस शेप को ले लेता है। सही। तो सर जब वो स्पेस में एस्ट्रोनॉट्स वगैरह जब जाते हैं तो सर उसमें ज्यादातर नहीं, हमेशा ही सर जब वो पानी निकलता है तो वो हमेशा सर्कल की शेप में क्यों जाता है?
वो सरफेस टेंशन में पढ़ेंगे हम लोग, है ना? अच्छा ठीक है, जब सरफेस टेंशन पढ़ेंगे तो समझ जाएंगे। हाँ सर ठीक है। चलो, तो ये बात तो हम समझ गए। बुयांसी पढ़ लें। तो करीब 300 इयर्स बिफोर क्राइस्ट एक आदमी हुए जिनका नाम था आर्किमिडीज। आर्किमिडीज, अब ये कहानी है, कितनी सच है देखो नहीं पता, लेकिन सुनने में ठीक लगती है तो सुना देते हैं। तो आर्किमिडीज जिस राजा के दरबार में नौकरी करते थे, उस राजा ने क्राउन बनवाया अपना। अच्छा, आपको याद होगा वो ग्रीक किस्म के क्राउन कैसे होते थे? वो ऐसे अजीब से टेढ़े मेढ़े से होते थे, उसमें फूल पत्ती बनी होती थी बीच में, ऐसे ऐसे, है ना, ऐसे करके वो क्राउन होते थे। फिर वो सर पे पहन के राजा बैठ जाते थे अपना, है ना। तो ऐसे अजीब अजीब से शेप के क्राउन था एक। अच्छा, पैसे की कमी होती नहीं थी उन लोगों के पास, तो क्राउन किस में बनवाया उन्होंने? गोल्ड में बनवाया। अब राजा को शक ये था कि जो ये गोल्ड स्मिथ है जो बना रहा है, ये हो सकता है गोल्ड में कुछ मिलावट करता हो। ठीक है जी। तो उन्होंने आर्किमिडीज को एक काम दिया कि बिना पिघलाए, है ना, मतलब क्राउन को कुछ नहीं होना चाहिए, जैसा है वैसा ही रहे, आप ये पता करो कि ये प्योर गोल्ड का बना हुआ है या नहीं बना हुआ, इसमें कोई मिलावट है कि नहीं। पहले तो आर्किमिडीज को बहुत डर लगा, उन्हें लगा कि यार ये मैं कैसे करूंगा कि एक अनइवन शेप का ऑब्जेक्ट है, इसका वॉल्यूम कैसे पता करूंगा, है ना। सबसे बड़ी समस्या तो ये है ना भाई, अगर वॉल्यूम पता लग जाए तो इजी है, वॉल्यूम मल्टीप्लाइड बाय डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड इक्वल टू एक मास आना चाहिए कि नहीं आना चाहिए? क्या कहते हो? यस सर। सही है। अब डेंसिटी ऑफ प्योर गोल्ड तो आर्किमिडीज को पता थी, मास कोई दिक्कत ही नहीं है, आप वो वेइंग मशीन पर रख के तुरंत बता सकते हो। सही बात है ना। प्रॉब्लम कहाँ है? वॉल्यूम बताने में। भाई अगर मान लो सिलेंडर हो हम वॉल्यूम बता दें, क्यूब हो हम वॉल्यूम बता दें, कोई रेगुलर शेप हो तो वॉल्यूम बता दें, अब इसका अजीब से टेढ़ा मेढ़े का कैसे वॉल्यूम बताएं? तो आर्किमिडीज परेशान हो गए, परेशान होके परेशान रहे काफी दिन। मतलब अब डेट जो है वो नजदीक आ रही थी कि भाई बताओ बताओ बताओ, राजा का प्रेशर बनता जा रहा है, समन पे समन आए जा रहे हैं, आर्किमिडीज को चिंता हो रही है यार, नहीं बताऊंगा तो गला काट लेगा ये। तो किसी ने कहा आर्किमिडीज यार चिंता करते करते बहुत दिन हो गए, नहाए नहीं हो तुम, नहा लो। तो आर्किमिडीज कहा चलो ये भी कर लेते हैं, मरने से पहले नहा ही लेते हैं, है ना। तो आर्किमिडीज ने अपना एक बाथटब तैयार किया, पानी वानी भरा उसमें और नहाने उतर गए। नहाने उतरे तो उन्होंने देखा कि पानी बाहर आया। पानी बाहर आते ही उनके दिमाग में एक आइडिया आया, और बस वो आइडिया आते ही वो ग्रीस की गलियों में यूरिका यूरिका कहते हुए दौड़ पड़े। ठीक है जी। तो क्या आइडिया आया उसी को समझने की कोशिश कर रहे हैं, उसी से हमें आर्किमिडीज प्रिंसिपल का भी अंदाजा हो जाएगा। ठीक है जी। तो ये तो आर्किमिडीज की कहानी थी, समझ में उन्हें क्या आया वो देखते हैं। तो जब किसी वस्तु को जलमग्न किया जाता है, क्या किया जाता है? जलमग्न, जलमग्न, है ना। यानी इफ समथिंग इज सबमर्ज्ड इन वाटर, तो हम भी क्या करते हैं कि वस्तु को जलमग्न कर देते हैं। इसमें एक बात का बहुत ध्यान रखना कि हमने जलमग्न पूरा नहीं किया है, डुबाया नहीं है, हमने इसको पार्शियली जलमग्न किया है ना। तो आर्किमिडीज ने ये कहा कि जब किसी वस्तु को जलमग्न करते हैं तो जो लिक्विड है, फ्लूइड है, वो उसके ऊपर एक नेट अपवर्ड फोर्स लगाता है। क्या लगाता है? नेट अपवर्ड फोर्स बाय द फ्लूइड। ठीक है जी। इस फोर्स को उन्होंने नाम दिया, क्या नाम दिया इस फोर्स को? कौन सी फोर्स कहेंगे?
buoyant force। बॉयंट फोर्स। तो आर्किमिडीज ने हमें ये बताया कि ये बॉयंट फोर्स जो है वो किस क्वांटिटी के बराबर होती है, और वही चीज आर्किमिडीज प्रिंसिपल कहलाई। तो समझें पहले तो कि ये फोर्स क्यों लगी और कितनी लगी। ठीक है, अब मुझे बताओ यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है। एटमॉस्फेरिक। एटमॉस्फेरिक प्रेशर। देखो तो सब समझ गए। यहाँ कौन सा प्रेशर लग रहा है, यहाँ लग रहा है पी फ्लूइड कह दूं चलेगा, प्रेशर ऑफ द फ्लूइड, जो कि एटमॉस्फेरिक प्लस एचरोजी का सम है, ध्यान रखना इस बात को, है ना। क्या कहते हैं? यस सर। ठीक है। अच्छा, ये ऑब्जेक्ट जो है ऑब्वियसली एक 3 डायमेंशनल ऑब्जेक्ट होगा, तो इसका कुछ एरिया भी होगा, मानते हो ना इस बात को। तो ये जो नेट अपवर्ड फोर्स है ये क्या है, ये है प्रेशर एट द बॉटम माइनस प्रेशर एट द टॉप मल्टीप्लाइड बाय द एरिया ऑन विच इट इज एक्टिंग। गलत तो नहीं लिखा मैंने? क्या कहते हो, बोलो भाई। सर एक बार दोबारा से। हाँ भाई, हमने कहा एक प्रेशर बॉटम पे लग रहा है, एक प्रेशर टॉप पे लग रहा है, बॉटम पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है। ओके सर। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉटम पे जो फोर्स है वो टॉप पे फोर्स से ज्यादा लग रही है। दैट्स व्हाई देयर इज अ नेट अपवर्ड फोर्स। ये बात समझ सकते हो? अच्छा, ये बॉटम पे फोर्स ज्यादा लगना एक यूनिकली फ्लूइड प्रॉपर्टी है, ये सॉलिड्स में होती नहीं है। सॉलिड तो सर अपवर्ड फोर्स लगाते ही कहाँ। वही तो कह रहा हूँ ना, वो सौ तो लगाते ही नहीं। इसका मतलब ये हुआ अगर मैं एक आदमी को गर्दन तक ईंटों में डुबो दूं तो क्या ईंटों में हल्का महसूस होगा उसको? नहीं। नहीं होगा। लेकिन उसी आदमी को गर्दन तक पानी में डुबो दूं तो हल्का महसूस होगा पानी में? हाँ सर वो होगा ना। फ्लोट करेगा। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये प्रॉपर्टी जो है ये एक्सक्लूसिवली किसकी प्रॉपर्टी है? लिक्विड। फ्लूइड्स। फ्लूइड्स की प्रॉपर्टी है। ठीक है ना, मतलब एयर इंक्लूडेड है ना, उसमें एयर भी इंक्लूड हो जाती है ना। एयर आल्सो हैज सम बॉयंसी बीइंग अ फ्लूइड। भाई गुब्बारा हवा में क्यों उड़ता है, हल्के वाला? हीलियम फिल्ड बलून हवा में उड़ता है, नहीं उड़ता ऊपर? उड़ता। इसी प्रिंसिपल से उड़ रहा है ना वो भी तो। चलो इस जैसे बारे वो तो में हीलियम हल्की होती है इसलिए जाता है तो ना। हल्की है तभी तो अगर मान लो कोई वस्तु हल्की हो पानी से तो पानी में तैरती है, नहीं तैरती है? हाँ। एक प्लास्टिक की बॉल को पानी में अंदर तक ले जाके छोड़ दो तो ऊपर भाग के वापस आती है। हम्म। ऐसे ही हीलियम बलून को अगर हम छोड़ दें तो ऊपर उठने लग जाता है ना। हाँ। तो उसको अपवर्ड फोर्स कौन लगा रहा है? एयर की बॉयंसी तो लगा रही है। जी बुओयंसी लगा रही है सर। सही बात है ना। हाँ। हाँ, तो उसी चलो। तरीके से हम तो बात क्योंकि लिक्विड की करते हैं, होता क्या है ना, लिक्विड पढ़ते पढ़ते दिमाग में एयर को भूल ही जाते हैं हम, एयर के साथ नाइंसाफी हो जाती है। हम्म। बट दिस प्रॉपर्टी इज अ यूनिकली फ्लूइड प्रॉपर्टी। ये काम सॉलिड्स कर नहीं सकते क्योंकि उनमें प्रेशर इस तरीके से बिहेव ही नहीं करता है ना। तो दैट्स व्हाई ये एक हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है जिसकी वजह से बॉयंसी क्रिएट होती है। बात समझ गए? सर क्रिएट क्यों होती है? क्योंकि हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर नीचे ज्यादा होता है, ऊपर कम होता है। भाई समझो ना, आपने पानी में पैर डाला। हाँ। अच्छा, हाँ सर। अब आपके जो पैर का तला है, बॉटम है, वहां पे प्रेशर ज्यादा लग रहा है कि नहीं लग रहा है? हाँ सर। लग रहा है। दैट्स व्हाई एक अपवर्ड फोर्स है। अगर आपने ईंटों में पैर डाला होता तो लग जाती चोट। अरे मतलब बॉयंसी लगती क्या? बॉयंसी होती क्या ईंटों में? नहीं होती सर। नहीं होती ना। आप ना मतलब ईंटों में बिल्कुल ही दब जाओ पूरी तरीके से, वैसे ना हो ऐसा अच्छी बात है, बट बात है कि पूरी तरह से आदमी ईंटों में दबा हुआ है तो अच्छा थोड़ी फील होगा उसको। वो तो मर जाएगा। हाँ, वो अलग बात है। मैं कह रहा हूँ वहां तक नहीं जा रहे हैं हम, उतना डार्क नहीं हाँ सोच रहे सर हैं। नहीं मैं समझ कह रहा हूँ गया। उसको बॉयंसी फील नहीं होगी, उसको ऐसा नहीं फील होगा हल्का हल्का लग रहा है। पानी में जाते ही हल्का लगता है यार, हम्म। है ना। कोई आदमी पहली बार पानी में जाए तो उसे अजीब लगना शुरू हो जाता है, ये क्या हो रहा है, मैं इतना हल्का कैसे हो गया। सर जहां तक हम पानी में होते हैं वहीं तक तो लगता है लेकिन उसके ऊपर तो नॉर्मल ही उसके लगता है। ऊपर नॉर्मल लगता है, हाँ ये भी बात है। तभी तो दो तरह की फीलिंग आ रही होती है ना कि मैं आदमी एक हूँ, फीलिंग दो कैसे आ रही है मुझे। हम्म। ये भी तो दिक्कत होती है पानी में। हम्म। हाँ,
तो ये सिर्फ पानी में क्यों हो रही है? क्योंकि एक प्योरली हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी है ये। समझ गया ना? हैड देयर बीन नो हाइड्रोस्टैटिक्स, आप ये काम एक ग्रेविटी फ्री रूम में कर लो, नो बॉयंसी, कोई बॉयंसी नहीं होगी। समझ गए बात? नहीं सर, तो ग्रेविटी फ्री रूम होगी तो हम तो उड़ने लगेंगे। एच रो जी नहीं होगा ना बेटा, वहां पे जी नहीं होगा तो फिर एच रो जी कहां से होगा? नहीं सर, अगर ग्रेविटी नहीं होगी तो हम तो उड़ जाएंगे हवा में। हम भी उड़ रहे हैं, पानी भी उड़ रहा है, तो हमारे ऊपर पानी का कोई हाँ फोर्स ही सब नहीं है ना, बात हो गई ना। इसको फ्री फॉलिंग एलिवेटर में कह लो ना, कि एक पानी का बहुत बड़ा टब था जिसको लेके आप एलिवेटर में, अब एलिवेटर में कोई टब में क्यों लेटा होगा मुझे नहीं पता, लेकिन मान लेते हैं ना। हाँ यस। ठीक है, तो एक आदमी है जिसका टब एलिवेटर में लगा हुआ है, एलिवेटर में वो पानी में लेटा हुआ है, अचानक से एलिवेटर फ्री फॉल में आ जाता है। हम्म। ठीक है ना? और मान लेते हैं उस आदमी को इस बात की चिंता ही नहीं है कि फ्री फॉलिंग एलिवेटर नीचे जाके मेरा क्या हाल करेगा। उस वक्त वो क्या बॉयंसी महसूस कर रहा होगा? नहीं सर। नहीं कर रहा सब होगा ना, ग्रेविटी नहीं है तो कहाँ से महसूस करेगा ना। ग्रेविटी तो खींच रही है। तो सबको बराबर खींच रही है ना, तो एचरोजी वाला हाँ सर, कॉन्सेप्ट वही तो। खत्म हो गया। हाँ। ठीक है, तो अब ये जो पी बॉटम माइनस पी टॉप हमने लिखा, इसको लिखते हैं। देखो ये जो हिस्सा है जो डूबा हुआ है, इतने को मैं एच एस कह देता हूं। अब एच एस क्या है? कौन सी हाइट? सबमर्ज्ड। सबमर्ज्ड हाइट है ना, जलमग्न है ना, सबमर्ज्ड हाइट। सबमर्ज हाइट लिख देते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि प्रेशर एट द बॉटम जो है वो है पी एटमॉस्फेरिक प्लस एच एस रो जी माइनस पी टॉप कितना है? पी एटमॉस्फेरिक, एटमॉस्फेरिक मल्टीप्लाइड बाय ए कर देते हैं। देखो ये पी एटमॉस्फेरिक से पी एटमॉस्फेरिक कटता दिख रहा है? बोलो भाई। यस सर। हाँ तो सर। buoyant force इक्वल टू एच एस ए रो जी, ऐसा कह सकते हैं। यस। ठीक है, एच एस ए को वी एस कह सकता हूं मैं। वी एस माने सबमर्ज वॉल्यूम। हाँ चलो ठीक है ना, इंटू रो जी आ जाएगा। याद से फॉर्मूला हो गया किसका? बॉयंट फोर्स, बॉयंसी का। बड़ा मैं गलत क्यों स्पेलिंग लिख देता हूँ यार। बॉइंट फोर्स का। बॉयंट फोर्स का, ये अच्छे से रट लो इसको। हाँ पूछो बेटा। सर इसको mg से इसलिए नहीं इक्वेट किया ना क्योंकि पूरा सबमर्ज नहीं है। बट mg का तो कोई रोल ही नहीं है इसमें, mg से इक्वेट होगा तो फ्लोट कर जाएगा ना ये तो। पानी में है ना, इसलिए। ना 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 ना, वो क्वेश्चन सही पूछ रहा है। वो कह रहा है इसमें mg का तो कोई रोल ही नहीं है। तो हम mg का रोल अभी क्यों लें, हम तो बात जब करेंगे। कोई पूछे ये डूबेगा क्या, तो हम कहेंगे हाँ। अगर ये बॉयंट फोर्स बराबर है mg के तो नहीं डूबेगा, अगर ये यस कम पड़ गई mg से तो डूब जाएगा। सर। समझे बात को? mg का क्वेश्चन तो तब आएगा ना जब कोई ये जब कोई पूछे कि पूछेगा। वेदर दिस ऑब्जेक्ट बी एबल टू फ्लोट और नॉट। फ्लोट। यस सर। तो फ्लोट करेगा तो वो तब पूछेंगे, अभी तो mg का कोई रोल ही नहीं है इसमें। यस सर। वो तो ग्रेविटेशनल फोर्स है ना। यस सर। ये तो एक प्योरली हाइड्रोस्टैटिक फिनोमेनन है जो हाइड्रोस्टैटिक प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड की वजह से पिक्चर में आया है। सही बात। यस। यस सर। देखो buoyant फोर्स सबमर्ज वॉल्यूम इनटू डेंसिटी ऑफ फ्लूइड इनटू जी के बराबर होती है। बहुत अच्छे से समझना इस बात को। buoyant फोर्स में तीन चीजों का रोल है। किन तीन चीजों का? सबमर्ज्ड वॉल्यूम, हाँ, डेंसिटी। ना ना, इसको ऐसे समझो, कितना डूबा है बोलो, कितना डूबा है। कितना डूबा है, किस में डूबा है, हम्म। और ग्रेविटी कितनी है। हाँ। समझ गए ना? इसको यूं कह देते हैं कहाँ डूबा है भी कह देते हैं। ठीक है, कितना डूबा है यानी सबमर्ज वॉल्यूम, किस में डूबा है यानी फ्लूइड, और कहाँ डूबा है यानी किस प्लेनेट पे। यस सर। ठीक है जी। यही सारा काम चांद पे करेंगे तो डिफरेंट आएगा कि नहीं आएगा? किस वजह से? ग्रेविटी ग्रेविटी की वजह से, ग्रेविटी की है ना? वजह कम हो ग्रेविटी जाएगी बदल वहां जाएगी। पे। हाँ बिल्कुल। अच्छा, यही ऑब्जेक्ट को जाके मरकरी में डुबाएंगे तो सर बढ़ जाएगा शायद।
buoyancy बढ़ जाएगी बिकॉज ऑफ मरकरी का क्या है, ग्रेविटी ज्यादा। अबे डेंसिटी ज्यादा है। अच्छा ग्रेविटी मरकरी, कैसे ओके। मरकरी, अच्छा ओ प्लेनेट वाला सोच रहे हो क्या? हाँ ओ तेरी, ना मरकरी द मेटल, लिक्विड अच्छा मेटल हाँ सर। है ना, नॉट द प्लेनेट। हम्म ठीक है। सर हाँ जी, सर हम हाँ लोगों जी। ने लेकिन नेट अपवर्ड फोर्स में mg को क्यों नहीं काउंट किया बेटा है? नेट अपवर्ड फोर्स बाय द फ्लूइड कह रहे हैं हम, चाहो तो वहां स्पेसिफाई कर लो, नेट अपवर्ड अच्छा फोर्स बाय ओके। द फ्लूइड लिखा भी है, देखो हमने लिखा है ना। हाँ सर ठीक है सर। हम ये नहीं कह रहे दुनिया की सारी फोर्सेस का नेट, नहीं, हम कह रहे हैं फ्लूइड ने जो फोर्सेस लगाई उनका नेट। सर वो फ्लोट और डूबने वाले केस में हो जाएगा ना mg तो। हाँ वही मैं वही कह रहा हूँ, mg विल कम इन द पिक्चर जहां पे हमसे पूछा जाए वेदर और नॉट दिस ऑब्जेक्ट विल बी एबल टू विल ड्राउन और विल फ्लोट। हाँ विल ड्राउन और फ्लोट, सिंक और फ्लोट है ना, ड्राउन तो नहीं कहेंगे, ड्राउन तो लोग होते हैं ना, हाँ सर। ऑब्जेक्ट सिंक हो जाते हैं। तो जो ठीक है जी, वर्ड दिमाग। चलो तो बात समझ गए ना, क्लियर है ना ये बात बिल्कुल कि हम mg को ले ही नहीं रहे, mg तो यहाँ पे कोई रोल प्ले ही नहीं कर रहा। आप ये समझो कि इससे एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हालांकि इस क्वेश्चन से एक बहुत इंपॉर्टेंट बात सीखने को मिल जाएगी। ये ऑब्जेक्ट लोहे का बना हुआ है, इतना डूबा हुआ है, जैसे मान लो एक सर्टेन शेप ले लेते हैं, एक सर्टेन डायमेंशन ले लेते हैं, ये ऑब्जेक्ट इस शेप में सॉलिड गोल्ड का बना हुआ है, इतना डूबा हुआ है, बुओयंसी कुछ लग रही है, मैं उसको B1 कह देता हूँ, ठीक है। हाँ सर। यही ऑब्जेक्ट इन्हीं डायमेंशन के साथ इतना ही डूबा हुआ है, लेकिन इस बार सॉलिड आयरन का बना हुआ है, बुओयंसी B2 है। यही ऑब्जेक्ट इन्हीं डायमेंशन के साथ वुड का बना हुआ है, बुओयंसी B3 है। B1 B2 B3 सेम और डिफरेंट? डिफरेंट। अच्छा नहीं सेम होगा। सोच लो, सब लोग सोच लो, मैं क्वेश्चन दोबारा पूछ लूंगा अगर कोई डाउट है तो। मेरे हिसाब से सेम। सर एक बार क्वेश्चन रिपीट करिए। क्वेश्चन है बेटा, हमने एक सर्टेन डायमेंशंस ले लिए बॉडी के, यस सर। है ना, जैसे मान लो कि आपने एक लेंथ इनटू विड्थ इनटू हाइट, ये एक डायमेंशन ले लिया। सर जैसे ऑब्जेक्ट्स होते वैसे ही ले लिए ना, मतलब। हाँ एक सर्टेन शेप अज्यूम कर लिया हमने, ठीक है, सर क्यूबॉइड ले लेते हैं ना। ले लिया बेटा। बस सर। अच्छा उसको आधा डुबो दिया, सब में फ्रैक्शन फिक्स हो गया, हाफ, ठीक है। अच्छा उसके बाद हमने उस ऑब्जेक्ट को एक बार लिया प्योर गोल्ड में, प्योर सॉलिड आयरन में और प्योर सॉलिड वुड में। तीनों केसेस में बुओयंसी आई B1 B2 B3। B1 B2 B3 सेम है कि डिफरेंट है? सर कैसे होगी? डिफरेंट है। डिफरेंट होगी सर। सोच लो यार। सर सेम होगा सिर्फ हम लोग का मेरे लिए फ्लूइड सेम। सेम है। एक बार फॉर्मूले पे ध्यान तो दो, VS रो जी, सर सेम होगा जो ना। वॉल्यूम सबमर्ज है वो तीनों केस में सेम है कि नहीं है? जो वॉल्यूम सबमर्ज है तीनों केसेस में सेम है कि नहीं है? है। सर सेम है। सेम है। सेम है। जिस फ्लूइड में डूबे हैं उसी का रो होता है कि मटेरियल का रो होता है? ये जो रो लिखा हुआ है फ्लूइड का होता है। फ्लूइड का होता है। फ्लूइड तीनों में सेम है, पानी में ही डुबोया हमने उसको, यस वो सर। भी सेम है। तीनों धरती पे ही हैं, चांद पे नहीं चले गए हैं, नहीं धरती। धरती पे ही हैं। तो अच्छा तो इसका मतलब जो बॉयंट फोर्स है तीनों केसेस में वो क्या होनी चाहिए? सेम। सेम होनी चाहिए। नाउ अगर कोई ये क्वेश्चन पूछता कि इस बॉयंट फोर्स की वजह से ये सिंक होगा या फ्लोट करेगा, दैट वुड हैव बीन अनदर क्वेश्चन, व्हाई? बिकॉज़ तीनों का क्या डिफरेंट होता? मास। वेट अलग वेट अलग और मास। होता। ये बात समझ गए ना? बोलो भाई। हाँ सर मैं तो समझ। सर चलो Yes. एक और है ना, मतलब थॉट एक्सपेरिमेंट ले लेते हैं कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट है ऐसी शेप का, ठीक है जी, हमने इसको इतना पानी में डुबो दिया, ठीक है जी, सर हाफ। हाँ हाफ 1/4 जो भी है, एक सर्टेन अमाउंट डुबो दिया हमने, है ना। अब मुझे बताओ कि बॉयंसी इस बात पर डिपेंड करेगी क्या कि ये सॉलिड है या अंदर से हॉलो है? नहीं। सोच लो आराम से। बुओयंसी इस हाँ, बात पर सही। डिपेंड, सोच लो बेटा सोच लो, बुओयंसी इस बात पर डिपेंड करेगी क्या वेदर द ऑब्जेक्ट इज सॉलिड और हॉलो फ्रॉम इनसाइड? यस No. सर। सोच लो सोच लो नो सोच लो सर। यस सोच सर। लो। सर एरिया अलग अलग हो गया ना। सर करेगी।
सोच लो, यानी मेरे पास दो आइडेंटिकल बाहर से दिखने वाले बॉक्सेस हैं, एक सॉलिड है एक अंदर से हॉलो है, मैंने दोनों को अप टू द सेम मार्क पानी में डुबोया, दोनों पे बुयांसी अलग अलग आएगी। कितने लोग कह रहे हैं अलग अलग आएगी? अच्छा प्रियांशु, प्रियांशु आकाश। कह रहा है, आकाश कह रहा है, और कौन कह रहा है? सूर्यांश। सूर्यांश भी कह रहा है अनवी। अलग आएगी, अनवी भी कह रही है अलग आएगी। अच्छा, कोई कह रहा है सेम आएगी? राघवन। राघवन कह रहा है, और कौन कह रहा है राघवन के बाद? नुपुर। नुपुर एक्सप्लेन कर सकते हो मुझे कि सेम कैसे होगी? सर वॉल्यूम सेम होगी। वॉल्यूम सेम है, एग्जैक्टली, लिक्विड सेम है, जी सेम है, बिल्कुल। अच्छा, जो कह रहे थे अलग होगी वो समझा दो, अलग कैसे हो रही है? सर क्योंकि वो हॉलो है अंदर से इसलिए। बेटा अंदर से हॉलो होने से क्या होता है? बुयांसी तो बाहर लग रही है ना, देखो मेरी बात समझो, सर बुयांसी तो सरफेस पे लग रही है बुयांसी ना। तो इस आउटर वॉल्यूम से लग रही है ना, इस वाले से। देखो जो एरिया आपने यहाँ पे लिया था वो आउटर एरिया था कि इनर एरिया था? कहाँ का एरिया था वो? आउटर। आउटर। ये जो हाइट आपने ली है ये बाहर है डायमेंशन की अंदर कहीं का है डायमेंशन? बाहर। बाहर का ही है, तो इसका मतलब बुयांसी सिर्फ आउटर वॉल्यूम पे डिपेंड करती है। अच्छी तरह से दिमाग में बिठा लेंगे इस बात को? बैठा लिया सर, सेम ही होगा। पक्की बात ना कि बुयांसी बात। सिर्फ किस बात पे डिपेंड करती है? सर बाहर के एरिया नहीं, बाहर, हाँ कहाँ डूबा है, किसमें डूबा है। कहाँ डूबा है किसमें डूबा है वो तो ठीक, कितना डूबा है ना, ठीक है ना? हाँ सर वो वो बाहर कितना वाले डूबा, वॉल्यूम पे हाँ, हॉलो है या बाहर सॉलिड, उस पे फर्क उससे नहीं कोई पड़ता। फर्क नहीं पड़ता, पक्की बात है ना? तो अच्छा, बाहर का एरिया मतलब बाहर का एरिया मतलब बेटा देखो समझो ना, देखो समझो, अगर मान लो मेरे पास एक इस तरह का सिलिंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो अंदर से हॉलो है, मैं इसको इस तरीके से आपको शो करता हूँ, ठीक है, ऐसे, ठीक है ना? ये हिस्सा खाली है, ये हिस्सा सॉलिड है, पक्की बात? यस सर। मैं इसको पानी में डुबो देता हूँ, देखो ये, तो मुझे तो इस वाले वॉल्यूम से मतलब है ना, जो ये वाला हिस्सा जो पानी में डूबा है इस वॉल्यूम से मतलब है। अंदर क्या है तो मुझे पता ही नहीं कुछ। अच्छा, हाँ, आर्किमिडीज भी तो यही ढूंढ रहा था। आर्किमिडीज सर पे वो वापस लोग है आएंगे, ना, अभी ये वाला अभी एकदम से डूबने वाला आर्किमिडीज पे मत कॉन्सेप्ट चलो। उसमें लगा रहे हैं, आर्किमिडीज, इसलिए वो लोग कंफ्यूज हो रहे हैं। ना आर्किमिडीज पे जाना ही नहीं है, अभी ये बात समझ रहे हो ना, अभी तो हम यहीं रहते हैं। ये ठीक है बात सर, समझ ठीक। रहे हो ना कि जो हाँ। बॉयंसी है वो आउटर वॉल्यूम पे ही डिपेंड करती है, ठीक है सर, पक्की बात? मैं तो समझ गया सर, दूसरों समझ को। गए, बाकी लोग सोच लो, डाउट है तो क्लियर कर लो। देखो कहो कि भाई मैं मैं तो मुझे पहले लग रहा है कि इसमें कुछ गड़बड़ है इस स्टेटमेंट में, तो उसी को डिस्कस कर लेंगे हम। सर वो वेट वाला जो मतलब वो बेटा डूबने वाला या फ्लोट डूबेगा करने नहीं, वाला कॉन्सेप्ट भी वो पड़ेगा, हाँ हाँ, वो अलग कॉन्सेप्ट है ना बेटा, नहीं सर, उसको वो इसमें उसमें मिक्स मत इंक्लूड करो। कर रहे हैं इसलिए कंफ्यूज हो रहे हैं वो, इसलिए मैं समझ गया। वो दिमाग भी आप मत लगाओ कि वो क्यों कंफ्यूज हो रहे हैं, वो अपने आप बताएंगे ना। मेरे को ऐसा लगा। ना ना, मैं क्या कह रहा हूँ, हो सकता है ना कि भाई उनमें से किसी के पेट में दर्द हो, आपको क्या पता उन्हें क्यों नहीं समझ में आ रहा, हाँ सर ठीक। है ना? वो छोड़ दो बात, मैं कह रहा हूँ जिसे नहीं समझ में आ रहा, वो क्या बात नहीं समझ में आ रही वो डिस्कस कर लो एक बार। अगर मेरे पास एक बॉक्स है जो मुझे दिख नहीं रहा है कि अंदर से कैसा है, तो इस बात से कोई फर्क नहीं पड़ता वो अंदर से कैसा है, उसके ऊपर जो बॉइंट फोर्स लगेगी वो आउटर वॉल्यूम कितना डूबा हुआ है, किस लिक्विड में डूबा हुआ है, किस प्लेनेट पे डूबा हुआ है, इसके अलावा किसी चौथी चीज पे डिपेंड नहीं करता, पक्की बात? यस सर। ठीक है ना? फिर फ्लोट करेगा या नहीं करेगा, उसमें इस बात का फायदा मिलता है कि अंदर से खाली हो, अंदर से खाली होने से क्या कम हो जाता है? वेट कम हो जाता है, तो फ्लोट करने के चांसेस क्या हो जाते हैं? बढ़ जाएंगे। बढ़ जाते हैं, ठीक है ना? वो एक बोट है, वो मान लो सॉलिड स्टील की बनी हुई है, तब भी फ्लोट करती है क्योंकि अंदर से क्या है? खाली। हॉलो। अंदर से बहुत सारा हिस्सा हॉलो है उसमें, ये बात ठीक है ना? अगर एक बोट को सॉलिड स्टील का बना रहे हैं, एज लॉन्ग एज इट इज केप्ट इनफ हॉलो इनसाइड, तो वो क्या कर सकती है? फ्लोट कर सकती है। फ्लोटेशन को हम बिल्कुल अलग से डिस्कस करेंगे, लेकिन बॉयंसी के बारे में बहुत इंपॉर्टेंट बात समझ गए, बॉयंसी सिर्फ किस पे डिपेंड करती है? कौन से लिक्विड में डूबा हुआ है, आउटर वॉल्यूम कितना है, और आउटर ग्रेविटी सबमर्ज्ड कितनी है। वॉल्यूम, ठीक है ना? हाँ VSO3। सबमर्ज वॉल्यूम कितना सबमर्ज वॉल्यूम है ना, ठीक है, बस समझ गए, बात अच्छी तरह समझ गए। है। यस यस सर। अब जो पॉइंट मैं आपको समझा रहा हूँ उसको बहुत ध्यान से समझना है ना। आपने ये लिख लिया कि देखो, जैसे मान लो मैं ये फिगर ड्रॉ कर देता हूँ, ये हमारा ऑब्जेक्ट हो गया, ये इतना पानी में
डुबो दिया हमने, ये सब पानी में डूबा हुआ है इसका, ठीक है जी, ये सब पानी है यहाँ पे। ये वॉल्यूम जो है हमारा, ये VS हो गया, सबमर्ज वॉल्यूम। हाँ ठीक है, V सबमर्ज्ड इनटू रो ऑफ वाटर। थोड़ी देर के लिए मैं वाटर लिख दूं चलेगा, मैं फ्लूइड की बात कर रहा हूँ, है ना। हम्म, अच्छा, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं था तो इस हिस्से में जहां पे V सबमर्ज है क्या हुआ करता था पहले? एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अबे यार, जब ये ऑब्जेक्ट यहाँ नहीं था तो ये जो V सबमर्ज्ड है यहाँ पहले क्या वस्तु हुआ करती थी? कुछ भी, पानी तो तो था। पानी water। होता था, पानी होता था ना। हाँ, इसका पानी। इसका मतलब ये हुआ कि अगर मैं इस स्टेटमेंट को लिखूं, मास ऑफ द डिस्प्लेस्ड, मास नहीं यार, वेट लिखना चाहिए, जी लगा दिया ना मैंने, वेट ऑफ द Displaced water। डिस्प्लेस्ड वाटर, तो गलत तो नहीं होगा ये? नहीं। ठीक है, हम्म, सोच लो अच्छी तरह। यस सर। ठीक है, तो यही आर्किमिडीज प्रिंसिपल है। आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिख लें एक बार, यस। लिखो, आर्किमिडीज प्रिंसिपल का स्टेटमेंट लिखते हैं। लिख रहे? यस सर। लिखो, ए बॉडी submerged completely or partially in a fluid experiences a buoyant force equal to the weight of the displaced fluid, equal to the weight of the displaced fluid equal to the weight of the displaced fluid। लिख लिया सबने? यस सर। ठीक है ना। तो अगर एक बॉडी को किसी फ्लूइड में डुबोया जाए तो जितना फ्लूइड वो डिस्प्लेस करती है उस फ्लूइड के वेट के बराबर उसे क्या लगता है? सर क्या? अगर एक बॉडी को किसी फ्लूइड में सबमर्ज किया जाए तो जितना फ्लूइड उसने डिस्प्लेस किया है उस डिस्प्लेस्ड फ्लूइड के वेट के बराबर उसे क्या लगेगी, क्या लगेगा? बॉइंट फोर्स। बॉयंट फोर्स लगेगी। ये बात ठीक है ना? यस सर। सही बात? यस सर। यस सर। ठीक है, तो एक बार ये बात आर्किमिडीज को समझ में आ गई तो उसने कहा जी बहुत आसान है। उसने कहा मैं कंटेनर ले लेता हूं विच इज कंप्लीटली फिल्ड विद वाटर अप टू द ब्रिम, कहते हैं ना, बिल्कुल यहां तक पानी से भरा हुआ है। उसके नीचे एक दूसरा कुछ कंटेनर रख देता हूं ताकि जो पानी निकल के आएगा उसको ले लें। इसमें वो जो टेढ़ा मेढ़ा क्राउन है उसको डाल देते हैं। जैसे ही क्राउन अंदर जाएगा क्या निकलेगा बाहर? पानी। पानी निकलेगा। जो उस पानी का वॉल्यूम होगा वही किसका वॉल्यूम होगा? वो क्राउन का। क्राउन का वॉल्यूम होगा। पक्की बात? यस सर। क्राउन का कौन सा वॉल्यूम होगा, आउटर वॉल्यूम या इनर वॉल्यूम? आउटर वाले। आउटर वॉल्यूम, बिकॉज बॉयंसी को सिर्फ कौन से वॉल्यूम से लेना देना है? बाहर वाले। बाहर वाले से लेना देना है। तो आ गया क्राउन का वॉल्यूम। अब वो क्या करेगा, इस क्राउन के वॉल्यूम को सॉलिड गोल्ड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर लेगा। एक नंबर आ गया उसके पास। अब वो क्राउन को वे कर लेगा। वे करने पे जो नंबर आया, अगर वो इस थ्योरेटिकल नंबर से कम आया तो इसका मतलब क्या हुआ? मिलावट की है। मिलावट की गई है। किस मटेरियल की मिलावट की गई है? किसी सस्ते मटेरियल की। समझ गए ना?
कि वैसा मटेरियल जो गोल्ड से हल्का मटेरियल है उसकी मिलावट की गई है। बराबर आया तो कोई टेंशन ही नहीं है। सर हम्म, एक मिनट, वो हम्म, बाहर तो पानी गिर गया, हम्म, उसका वॉल्यूम और क्राउन का वॉल्यूम सेम है। हाँ बिल्कुल। हाँ, और उसके बाद सर एक मिनट वेट सर, फिर जो वाटर का वेट होगा उसके बराबर ही तो उसका वेट होना चाहिए नहीं ना? यार, वाटर के वेट के बराबर क्राउन का वेट थोड़ी होगा बेटा। वाटर के वॉल्यूम के बराबर क्राउन का वॉल्यूम होगा। वेट तो हाँ, डेंसिटी पे डिपेंड करता है ना। वेट तो डेंसिटी पे डिपेंड करता है। वाटर की डेंसिटी तो गोल्ड से बहुत कम होती है। हाँ सर, फिर उसके बाद तो जो वॉल्यूम क्राउन ने डिस्प्लेस किया है पानी का, वो नाप ले। पानी का वॉल्यूम नापना तो आसान है ना। हम्म, किसी भी मार्क की हुई ट्यूब में डालते हैं, उसमें पता लग जाएगा इतना वॉल्यूम है। हाँ सर ठीक। वो वही वॉल्यूम क्राउन का वॉल्यूम है। अब जो क्राउन का वॉल्यूम आया, मान लो ऐसे एग्जाम्पल ये कह रहा हूँ, क्राउन का वॉल्यूम 300 सीसी आया। कितना आया? 300 सीसी, सेंटीमीटर क्यूब। इसको आप 19.2 सीसी से, ग्राम पर सीसी से मल्टीप्लाई कर दो। ये किसका डेंसिटी हो गई? 19.2 ग्राम पर सीसी। गोल्ड। गोल्ड की है ना। तो आपके पास एक नंबर आ गया, ठीक। अब ये नंबर आपका थ्योरेटिकल मास ऑफ गोल्ड है। क्राउन को वे कर लिया आपने। क्राउन को वे करने पे जो आपका मास आया वो इस थ्योरेटिकल नंबर से अगर कम आया तो क्या होगा? सर मास को वे करने पे, अरे क्राउन को वे कर रहे हैं, मास को क्यों वे करें? कौन मास? हाँ हाँ, ये 300 सीसी किसका वॉल्यूम है? क्राउन का। क्राउन का। उसको मैंने गोल्ड की डेंसिटी से मल्टीप्लाई कर दिया, तो ये क्या बना? उसका मास। उसका मास नहीं। अगर वो सॉलिड गोल्ड का है तो इतना मास होना चाहिए उसमें। बोलो हाँ भाई, ठीक है। सही है ना? सही बात है ना। ये तो थ्योरेटिकल नंबर है ना हमारे पास, कि अगर सॉलिड गोल्ड का है तो इतना होना चाहिए। हम्म अभी मान लो उसमें कॉपर की मिक्सिंग की गई है। कॉपर तो आधी डेंसिटी का ही होता है ना। हम्म तो इसका मतलब जो ओवरऑल डेंसिटी आएगी मटेरियल की वो 19.2 से कम आएगी। हम्म तो ये जो नंबर आया, रफली मान लो 19 ही कहते हैं हम, तो 19 इंटू 3 करेंगे तो कितना आया? 57, 570 ग्राम होना चाहिए। यस सर। तो 570 ग्राम से अगर कम आया वेट तो क्या होगा? अच्छा ओके। समझ गए ना? हाँ सर हाँ। तो उस केस में गोल्ड स्मिथ जो है उनकी जिंदगी का 5 आखिरी से दिन 70 साबित ग्राम, होगा। 5 से 70 ग्राम से अगर क्राउन का वेट, क्राउन जो हमारे पास एक्चुअल क्राउन है उसका एक्चुअल वेट क्राउन है, ना? उसका हाँ वेट अगर इस वेट से कम आया 570 ग्राम से तो कहानी खत्म गोल्ड स्मिथ हाँ, की। गोल्ड स्मिथ का पर गला अगर काट ज्यादा दिया। डेंसिटी से एक मटेरियल से उसको मिक्स बेटा कर ज्यादा दे। डेंसिटी का मटेरियल होगा तो गोल्ड ही नहीं डाल देगा, वो तो महंगा होगा ना। और मिलावट करके अच्छा मटेरियल क्यों डालेगा उसमें? मिलावट तो उसी को कहते हैं ना जिसमें मिलावट में तो खराब फायदा मटेरियल होना डाल। चाहिए ना उसे। बात समझ गए ना? अगर वो गोल्ड से भी ज्यादा डेंस मटेरियल ला के डालेगा तो गलत हो जाएगा ना। हम्म समझ गया? कहने का मतलब ये कि उस जमाने में जो भी मटेरियल अवेलेबल होंगे मिलावट करने के लिए, वो तो इंफीरियर क्वालिटी के मटेरियल होंगे ना, वो सुपीरियर मटेरियल्स तो नहीं होंगे ना। हम्म हाँ, मैं समझ गया, दूसरों का नहीं पता। समझ ही गए, मतलब इसमें कोई ऐसी बहुत बड़ी बात नहीं है। ठीक है ना? ठीक है जी। तो आर्किमिडीज प्रिंसिपल समझ में आया सबको? यस सर। ठीक है, और लिख लेता हूँ। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लिख लेते हैं। चलो एक काम कर लेते हैं, पहले एक काम कर लें, बॉयंसी की मैक्सिमम वैल्यू को एक बार डिस्कस कर लेते हैं। अगर मैं मैक्सिमम बॉयंसी चाहता हूं तो कितना डुबाऊं किसी ऑब्जेक्ट को? पूरा। पूरा, ऑब्वियसली बात है ना, पूरा। तो इसका मतलब ये हुआ कि बॉयंसी की मैक्सिमम वैल्यू के लिए V नॉट रो इंटू जी पूरा कर देते हैं। पक्की बात है ना? क्या हाँ कहते सर। हो? ठीक है। तो अच्छा, वी नॉट मतलब वही ना, वो वी नॉट जो इसकी भी हमने कंप्लीट डुबा वॉल्यूम पूरा। को कह रहे हैं। हाँ, पूरा डुबो देते हैं उसको। हम्म कंप्लीट वॉल्यूम, एब्सोल्यूट वॉल्यूम को वी नॉट कह देते हैं। कोई दिक्कत इसमें? नो। अच्छा, अब एक काम करते हैं, मैं इसको ऐसे लिख देता हूँ, वी नॉट
रो नॉट अपॉन रो नॉट रो इंटू जी, ऊपर नीचे रो नॉट से मल्टीप्लाई कर दिया। रो नॉट ऑब्जेक्ट की डेंसिटी है, ये मान लो। हाँ सर ठीक। अच्छा ध्यान रखना, इसमें मैं ऑब्जेक्ट को सॉलिड कंसीडर कर रहा हूं मैं, ठीक है ना। ऑब्जेक्ट कैसा मान के चल रहा हूं मैं? सॉलिड। कोई हॉलो वॉलो वाले केस में ये सब नहीं लिख पाएंगे हम। अच्छा अब मुझे बताओ वी नॉट रो नॉट क्या हुआ? एम नॉट हो गया कि नहीं हो गया? ऑब्जेक्ट का मास, पूरा मास आ गया ना उसका। बिल्कुल। अच्छा Okay. डिवाइडेड बाय, नीचे रो स्पेसिफिक लिख दूं चलेगा? रो स्पेसिफिक जानते हो ना क्या होता है? डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट डिवाइडेड बाय डेंसिटी ऑफ वाटर। अगर मैं यहाँ वाटर लिख दूं तो यहाँ रो स्पेसिफिक चलेगा, यस सर। है ना। लेकिन ये सिर्फ किसके लिए एप्लीकेबल है ये जरूर लिख लेना यहाँ पे, ओनली एप्लीकेबल फॉर सॉलिड सब्सटेंस। सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, है ना, सॉलिड ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट्स के लिए, ठीक है नॉट ना। फॉर होलोस। हाँ अंदर अगर कोई हॉलो पोर्शन है, कैविटी वगैरह है तो काम नहीं चलेगा फिर, है ना। ओके सर। की बात, ये आगे बहुत यूज करना है, मैं इसलिए अभी क्लियर कर दे रहा हूँ मैं ना। चलो तो आगे बात करते हैं। प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन लिख लो, प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन। अब इसमें हम ये डिस्कस कर रहे हैं कि एक ऑब्जेक्ट फ्लोट करेगा या नहीं करेगा। तो अज्यूम हम कर लेते हैं कर रहा है, ठीक है ना। तो एक फ्लूइड है, फ्लूइड के अंदर एक ऑब्जेक्ट है और ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है। फ्लोट करने के लिए कंडीशन क्या है? mg किसके बराबर होना चाहिए? बॉयंसी के बराबर होना चाहिए। कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। तो सबसे बेसिक और प्राइमरी कंडीशन इतनी है कि कोई भी ऑब्जेक्ट अगर फ्लोट कर रहा है तो उसका वेट उसके ऊपर लगने वाले कौन से फोर्स के बराबर होना चाहिए? बॉयंट फोर्स के बराबर होना चाहिए। ये बात ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ कि अगर आप कोई ऐसी चीज डिजाइन कर रहे हैं जिसको फ्लोट होना है, ठीक है, तो आपका जो पूरा ध्यान है डिजाइन करते हो तो वो इस बात पे होना चाहिए कि रिगार्डलेस ऑफ हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज, वो फ्लोट करे। हाँ अरे भैया हाँ फ्लोट तो सर करा ठीक नहीं है, है। मैं कह रहा हूँ रिगार्डलेस ऑफ हाउ हैवी द ऑब्जेक्ट इज इट शुड क्रिएट इनफ बॉयंसी टू मेक इट इटसेल्फ फ्लोट। पक्की बात, वो अपने आप में क्या क्रिएट करे? इनफ बॉयंसी क्रिएट कर ले। इसलिए अगर आपका मटेरियल जिससे आप बना रहे हो, देखो कोई भी मटेरियल ले लो, पानी से तो भारी होता है, अनलेस आप देखो वुड की बात करो तो अलग बात है, कागज की बात करो तो अलग बात है। इसलिए आप कागज की नाव बनाई होंगी आपने बचपन में। ये सो वो तो छोटे थोड़ा सा वो पानी हो उसमें भी फ्लोट कर जाएगा। हाँ नहीं बात थोड़ी, देखो बॉयंसी इस बात पर डिपेंड नहीं करती है पानी कितना है। नहीं सर मैं वैसे कह रहा नहीं नहीं मैं क्या कह रहा हूँ, वो डिजाइन आप कितना भी गंदा बनाते थे वो फ्लोट कर जाता था, बात समझ रहे हो? हूँ। यस। है ना। आप वो जो नाव बनाते थे बचपन में, वो कितनी भी गलत हो डिजाइन में, टेढ़ी मेढ़ी कैसी भी बनाओ, क्योंकि वो न्यूज़पेपर की बनी हुई है या कागज की बनी हुई, वो फ्लोट कर ही जाती थी। लेकिन यही बोट अगर आपको स्टील की बनानी हो या स्टील और वुड और मिक्स करके बनाना हो, जैसा नॉर्मल कंस्ट्रक्शन मटेरियल होता है, तो उस केस में आपको उसके डिजाइन पे ध्यान देना पड़ेगा। इट शुड बी लार्ज इनफ, इट शुड बी हॉलो इनफ कि वो क्या क्रिएट कर पाए? इनफ बॉयंसी क्रिएट कर पाए अपने वेट को सपोर्ट करने के लिए। अच्छा क्या एग्जैक्टली वेट को सपोर्ट करने के लिए करे या उससे कहीं ज्यादा करे? सर उससे कहीं ज्यादा। उससे कहीं ज्यादा करे, क्योंकि अल्टीमेटली क्या होना है, नाव खाली थोड़ी रखी जाएगी, उसमें लोग भी तो आएंगे। अच्छा नाव पानी में जाने के बाद क्या पूरी डूब जाती है? नहीं सर थोड़ी डूबती है, बट ठीक है ना। तो इसका मतलब ये हुआ डिजाइन एस्पेक्ट में इन सब बातों का ध्यान रखना पड़ता है। मान लो ये हमारी बोट है, तो हमें पता है कि इतना डूब के ही वो क्या क्रिएट कर लेनी चाहिए? इनफ बॉयंसी, ताकि वो उसके अंदर के पशु पक्षी जो भी लेके चल रहे हैं वो सारे के सारे मिलाकर क्या हो, सपोर्ट हो जाए और हमारी नाव क्या ना करे, डूबे ना। एक बार ठीक है ना सर। तो पानी कितना है उससे फर्क नहीं पड़ता? नहीं, एज लॉन्ग एज इनफ है। मतलब ये तो नहीं कर सकते ना आप कहो कि पानी अब आपने इतना ले लिया, ये पानी है, ये टोटल पानी है।
पक्की बात, इतना तो हो कम से कम। ये बात ठीक है ना? तो इनफ पानी है, उसके बाद कितना भी, उसके बाद फिर ये नदी है, नाला है, समंदर है, इस बात से फर्क नहीं पड़ेगा। क्लियर बात? सर लेकिन एक वो तो होगा ना कि इससे ज्यादा ही पानी जो होना चाहिए। अब वही तो कह रहा हूँ, उतने मिनिमम से कम। भाई आपका बेस बॉटम पे नहीं लगना चाहिए, पक्की जब बात। हम हाँ रखें उस चीज को हाँ हाँ। तब ना। जो जो शिप्स बनते हैं वो फैक्ट्री में बन के किनारे पे आते हैं, किनारे पे ही बनते हैं? सोचो जरा। तो शायद फैक्ट्री में बनते हैं। नहीं यार, ऐसा नहीं होता। जो उनका जो बेस होता है ना, जिसको चैसी कहते हैं, मतलब जिसके ऊपर बाकी का पूरा शिप असेंबल होगा, वो हमेशा पानी में ही रहता है। और उसके बाद जो कंपोनेंट्स होते हैं वो फैक्ट्री में बनते रहते हैं, प्री फैब्रिकेशन कहते हैं उसको ना। वो प्री फैब्रिकेटेड पार्ट्स जो होते हैं वो ला लाकर फिर वहां लगाए जाते हैं, है ना? तो जो शिप मैन्युफैक्चरर्स होते हैं ना, वो डॉक्स पे काम करते हैं। डॉक मतलब जहाँ पे शिप आके खड़े होते हैं, वो हाँ, वहीं पे उनका सारा कंस्ट्रक्शन चलता रहता है, ताकि जिस दिन आपका शिप कंप्लीट हो वो ऑलरेडी किस में हो, पानी में। पानी में हो। बस उसको रवाना करना है वहां से आगे। प्रॉब्लम ये ना, अब आपने मान लो शिप बना लिया, उसको उठा के इतनी दूर से वहां तक लाना भी तो बड़ा काम हो जाएगा ना। हाँ। है ना? जैसे छोटी बोट में चल जाता है, जो बोट्स या यॉट्स वगैरह होती है ना, उनमें चल जाता है। आप उनको कहीं भी फैक्ट्री में बनाओ, उसके बाद क्या होता है, वो ट्रॉली जैसी होती है, पीछे पहिया लगा होता है ना, उनके ऊपर रखा आपने, ट्रक के साथ बांधा और आराम से बांध के ले आया। छोटी बोट में तो कोई दिक्कत नहीं है। जो बड़े शिप्स होंगे, जो कार्गो वार्गो टाइप कैरियर करने वाले शिप होंगे ना, या मान लो कोई, सामान छोटे मतलब वो पार्टी वगैरह जिसमें होती है उसमें वो हाँ तो वही जो अमीर लोगों के यॉट वगैरह होते हैं ना, वो बन जाते हैं। वो बन के ट्रक के साथ बांध के ला सकते हैं। लेकिन एक सर्टेन साइज से ऊपर अगर होगा तो उसको वहीं बनाना पड़ेगा आपको फिर। कुछ गड़बड़ हो गई तो बह जाएगा। नहीं, बांध के रखते हैं यार उसको, ऐसा नहीं है। नहीं सर, मतलब सॉरी, डूब जाएगा। हाँ यार, डूब तो खैर वो उसकी टेस्टिंग हो जाती है वो, है ना? नहीं सर, मतलब फैक्ट्री में बताते वक्त अगर कुछ गड़बड़ हो गई तो। देखो वो भी ऐसा होता है कि डिजाइन पहले से होता है तो ऐसी गड़बड़ नहीं होती वैसे तो, है ना? जैसे अगर मान लो आपकी बोट हैंडमेड है, अगर लोग मिलकर बना रहे हैं, तो ये चांस हो सकते हैं। जो फैक्ट्री मेड होंगी, यानी जो मशीन से बन रही होंगी, वो तो एक प्री डिफाइंड डिजाइन पे बन रही होंगी ना, है ना? अगर आप कहो कि नहीं मेरी बोट जो है वो 2 आदमी मिलकर बना रहे हैं, तो उस केस में हो सकता है कि उनके डिजाइन में फ्लॉ रह जाए, वो पानी में आने पे ही पता चलेगा फिर। एनीवे, तो प्रिंसिपल ऑफ फ्लोटेशन का बेसिक हमने लिख लिया। अब इसमें बात करते हैं फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स। फॉर सॉलिड ऑब्जेक्ट्स, अगर ऑब्जेक्ट सॉलिड है तो mg को मैं रिप्लेस कर देता हूँ उसी से, किससे? v नॉट रो नॉट g से। और b को मैं रिप्लेस कर देता हूँ v सबमर्ज्ड रो फ्लूइड इनटू g से। कोई दिक्कत? बोलो भाई। सर जो पहले जैसे एक्चुअल थे वैसे तो लिख दिया। हाँ, लेकिन सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए लिख सकते हैं ये काम। तो ये तो किसी के लिए भी लिख दो आप, लेकिन ये बात तो सिर्फ सॉलिड के हाँ लिए सर, ट्रू नहीं है ना? मतलब रॉ उसमें जो हमने पहले किया था वैसे कर दिया। ना ना, वो तो मैक्सिमम के लिए लिखा था यार हमने। अच्छा। मैक्सिमम बुओयेंसी के लिए लिखा था ना, उसमें यहाँ v नॉट था। हाँ चलो एनीवे, ये समझ में आ रहा है जो लिखा है। सर mg को रिप्लेस कर दिया ना हमने। mg को रिप्लेस कर दिया। हाँ बुओयेंसी तो, हाँ सर ठीक तो है। अब मुझे बताओ कि मेरे पास vs अपॉन v नॉट, vs अपॉन v नॉट जो है वो रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो के बराबर आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अच्छा, रो ऑब्जेक्ट अपॉन रो को क्या कह सकता हूँ? रो रिलेटिव। पानी होता तो क्या कह देता है इस फ्रैक्शन को मैं? सर रो स्पेसिफिक। रो स्पेसिफिक कह देते हैं, लेकिन अगर जनरल बात करें तो रो रिलेटिव कहा जा सकता है इसे। यस। अब यहां से जो सीखने वाली बात है वो ये समझना कि एक ऑब्जेक्ट फ्लोट होते वक्त उसी फ्रैक्शन में डूबेगा जो फ्रैक्शन उसका रो रिलेटिव है। रिपीट करूं मैं?
हाँ सर। लिख लो, स्टेटमेंट को लिख लो, बहुत इंपॉर्टेंट है ये स्टेटमेंट। क्या कह रहा है? while floating the fraction of volume submerged is equal to the relative density of the object. The fraction of volume submerged is equal to the relative density. सर तो ये लिखिए। मैक्सिमम के लिए ही होना है ना सिर्फ? नहीं बेटा, कहाँ मैक्सिमम की बात कर रहे हैं इसमें? मैं समझाऊं, हम देखो लोगों ने न्यूमेरिकली mg समझाऊं। लिखा है ना? हाँ, सॉलिड ऑब्जेक्ट्स के लिए ट्रू है ये सिर्फ। सर लेकिन mg के इक्वल तो अगर हम लोगों ने फुल्ली किया सबमर्ज मतलब नहीं बेटा, फुली तो सबमर्ज ही नहीं किया हमने। देखो, एक ऑब्जेक्ट फ्लोट कर रहा है, इसका मतलब उसको लगने वाली बॉयंसी उसके वेट को सपोर्ट कर रही है। हाँ बोलो। हाँ सर। तो हमने mg इक्वल टू बी लिखा, सही लिखा। हाँ सर। अब दो इंडिपेंडेंट बातें समझना। राइट हैंड साइड पे बी लिखा हुआ है जो कि होता है vs इंटू रो ऑफ फ्लूइड इंटू जी, होता है कि नहीं होता? हाँ सर। ठीक है। लेफ्ट हैंड साइड पे हमने वेट लिखा हुआ है, वो होता है टोटल वॉल्यूम इंटू डेंसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट इंटू जी, अगर सॉलिड ऑब्जेक्ट है तो। होता है कि नहीं होता? यस सर। होता है। तो इसका मतलब ये जो रिलेशन आया ये ट्रू है। यस सर। अब ये रिलेशन क्या कह रहा है? लेफ्ट हैंड साइड पे एक रेशियो लिखा हुआ है, सबमर्ज वॉल्यूम टू कंप्लीट वॉल्यूम, यस सर। और राइट हैंड साइड पे एक रेशियो लिखा हुआ है, ऑब्जेक्ट की डेंसिटी अपॉन फ्लूइड की डेंसिटी। यस सर। अब ये कहना क्या चाह रहा है उस बात को समझो। मान लो हमारे पास एक सॉलिड ऑब्जेक्ट है जो प्लास्टिक का बना हुआ है। किसका बना हुआ है? प्लास्टिक का। इस प्लास्टिक की रो रिलेटिव जो है वो 0.3 है। पानी से तो हल्का होता है ना प्लास्टिक। यस सर। इसकी रो रिलेटिव 0.3 है। तो अकॉर्डिंग टू दिस रिलेशन कितना परसेंट डूब के तैरेगा ये? डूब के तैरना समझ रहे हो? हाँ। बिल्कुल। तो कितना परसेंट डूब के तैरेगा ये? 3%। 30% बेटा, 30%। 0.3 हुआ ना फ्रैक्शन। हाँ ठीक। पक्की बात? यस सर। रिपीट करूं किसी को नहीं समझ में आया तो? सोच लो अच्छे से। बोलो भाई। हाथ हो गया सर। आ गया। अभी मान लो यही वुड का बना होता, और वुड की रो रिलेटिव जो होता है, मान लो यहाँ वुडन ऑब्जेक्ट ले लेते हैं, और कोई कहे हमें कि ये वुड का बना हुआ है, सॉलिड है, और रो रिलेटिव जो है वुड का वो 0.4 है। तो अब बताओ। 40%। 40% डूबा हुआ था। तो इसका मतलब जब ये तैरेगा तो कितना पानी के अंदर होगा? सर मतलब 40%। उस वो 40% जो हमने पानी के ऑब्जेक्ट अंदर लिया है होगा। उस ऑब्जेक्ट का हाँ, कितना परसेंट? हाँ ठीक है सर। उस समझ ऑब्जेक्ट का 40% वॉल्यूम तो पानी के अंदर होगा, हम्म, 60 और 60% जो होगा वो क्या होगा? हवा ऊपर में। होगा। है ना? इसको ऐसे कह सकते हैं गीला फ्रैक्शन और सूखा फ्रैक्शन। ठीक है जी। तो गीला okay, फ्रैक्शन किसके इक्वल है? रो रिलेटिव के इक्वल है। हम्म, और सूखा फ्रैक्शन कितना है? जो 1 में से पानी से माइनस बाहर। कर लो, जो 60। बचे हो 1 में से माइनस कर लो ना। पक्की यस बात? अभी मान लो कि किसी का रो रिलेटिव 0.1 है, तो इसका सूखा फ्रैक्शन कितना होगा? 10। अरे 90। सूखा फ्रैक्शन, सूखा अच्छा फ्रैक्शन सॉरी 90। 90 90% होगा, या यूं कहें तो हाँ, 0.9 होगा, 0.9 है ना? यस सर। यस समझ में आ रही है अब बात अच्छी तरह? यस सर। पक्की बात? यस सर। और ये सिर्फ सॉलिड ऑब्जेक्ट के लिए लगाया हमने, और कहीं नहीं लगाना इस कॉन्सेप्ट को। क्या कहते हो? सर वैसे सिर्फ सॉलिड में ही क्यों? बेटा देखो, अगर सॉलिड नहीं होगा तो फिर हम रो कैसे लिख पाएंगे? देखो मेरी बात समझो। तो मान लो यही मेरा जो कंटेनर है
वो अंदर खाली है और इतने हिस्से में ही भरा हुआ है। मेरी बात समझो। तो जब मैं मास लिखूंगा तो मैं v आउटर इंटू रो तो कर ही नहीं सकता ना। मुझे मास लिखने के लिए यहाँ क्या लिखना पड़ेगा, v आउटर माइनस v इनर इंटू डेंसिटी ऑफ मटेरियल इंटू जी, ये लिखना पड़ेगा कि नहीं लिखना पड़ेगा? बोलो भाई। यस सर। तो फिर तो ये रिलेशन बदल गया ना यहाँ पे, हाँ सर, फिर तो बदल ये जाएगा मैं ना। लिख ही नहीं पाऊंगा तब, है ना। अच्छा, मान लो कोई है ना हमारे पास ऐसा मटेरियल है जो 2-3 तरह की चीजों से मिलकर बना हो। जैसे मान लो ये सिलेंडर है, इसमें जो कोर पार्ट है ये वुडन है और जो शेल पार्ट है वो प्लास्टिक है, यानी ये वुड है ये प्लास्टिक है, तो भी मैं नहीं लिख पाऊंगा, क्योंकि तब मैं मास कैसे लिखूंगा, v आउटर माइनस v इनर इंटू डेंसिटी ऑफ वुड, ये लिखूंगा मैं, प्लस v इनर इंटू डेंसिटी ऑफ प्लास्टिक इंटू जी करूंगा, तब जाके mg आएगा मेरे पास, नहीं आएगा, यस सर। है ना। तो कॉम्प्लिकेटेड हो जाएगी ना चीज। तो हमने तो सिर्फ उस सिंपल केस के लिए लिखा है जहां पूरा का पूरा ऑब्जेक्ट वन सॉलिड वॉल्यूम है और एक ही मटेरियल का बना हुआ है। सर अगर सिर्फ बाहर बाहर के सरफेस से अंदर पूरा खाली है, नहीं तो उसमें चलेगा ही नहीं ना बेटा, ये फिर उसमें ये v इनर जो होगा बहुत ज्यादा हो जाएगा ना उस केस में। नहीं सर, जैसे वो कार्टन बॉक्स होता है ना, तो कार्टन बॉक्स में क्या होता है, v आउटर और v इनर में एक बहुत थोड़ा सा डिफरेंस होता है। कार्टन की कुछ थिकनेस होती है ना, हाँ तो बस उतना आपका इनर वॉल्यूम हो गया। देखो ये आपका इनर वॉल्यूम हो गया, ये वाला मतलब v आउटर माइनस v इनर हो गया, और बाकी सारा हॉलो है ये। तो उसमें ये फॉर्मूला नहीं लगा सकते ना, हमें ये वाला फॉर्मूला लगाना पड़ेगा ना वहाँ पे। सर मतलब एक चीज जैसे कोई बुक हो गई उसमें ये लग जाएगा, सॉलिड बेटर ऑब्जेक्ट है ना। एग्जांपल ले सकते हैं, हाँ ठीक है ना। सर हाँ हाँ vs अपॉन में v नॉट, ये तो वॉल्यूम सबमर्ज्ड हो गया, और v नॉट उसका पूरा वॉल्यूम हो गया ना। टोटल वॉल्यूम हो गया, बिल्कुल सही है। हाँ ओके सर, ठीक है। बस आगे समझ में बात। हाँ हाँ, मेरे को आ गई। मेरे को बस इसमें कंफ्यूजन थी, हम्म, थोड़ी बहुत थी, हो गई आज तो सही यार। ठीक है। तो अभी इसमें और बहुत सारी बातें हैं, है ना। ये तो हमने बहुत बेसिक चीजें डिस्कस कर ली बेसिक हैं। है। यस सर। अब इसमें और जो क्वेश्चंस हो बन सकते हैं वो बना के एक बार सॉल्व करके देख लेते हैं अगली क्लास में। तो बॉयंसी की बात अपने को पूरी तरह से क्लियर हो जाएगी। सर कल क्लास होगी? कल रख लेते हैं यार, हो सकता है फ्राइडे ना हो पाए, है ना, हो सकता है, मैं ठीक इसलिए है कह रहा सर। हूँ। तो कल रख लेते हैं, तो कल 2:30 रख लेते हैं कल, ठीक है। 2:30 ओके सर। सबको क्लियर, 2:30 आ जाओगे भी सब लोग? हाँ सर, ओके। ठीक है ना। तो हाँ सर, 2:30 कल क्लास है अपनी। ओके सर, ओके जी। थैंक यू सर। थैंक यू सर।